नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश में नंबर 2 कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो संगठन भी चलाते हैं, वो सरकार भी चलाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी कोई भी बात नहीं टालते हैं। जाहिर सी बात है कि अमित शाह के करीबी लोगों का, चाहे वो मोदी सरकार में मंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में हो या अधिकारी हो, उनका जबरदस्त जलवा है, केंद्र में भी और राज्यों में, अलग अलग राज्यों में भी। और हर बड़े दिग्गज नेता या अधिकारी ने अपने अपने ठीहे एक तरह से बना रखे हैं, जहां से वो अपना अपना साम्राज्य चलाते हैं। लेकिन कभी कभी वक्त बदल जाता है और ऐसा बदल गया कि अब अमित शाह के करीबी मंत्री जो हैं वो नरेंद्र मोदी की कृपा दृष्टि हासिल करने के लिए बेचैन है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि अमित शाह अब उनको बचा नहीं पाएंगे। अब उनका मंत्री बने रहना तभी तक संभव हो पाएगा जब तक वो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की कृपा दृष्टि हासिल नहीं कर लेते हैं, या यूं कहूं कि नरेंद्र मोदी के गुस्से को शांत नहीं कर देते हैं। और इसके लिए अब वो अमित शाह का साथ छोड़कर मोदी के करीबियों के चक्कर लगा रहे हैं। और ये चक्कर लगाते लगाते वो पहुंच गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे करीबी नेता के पास जिनके अमित शाह से कैसे रिश्ते हैं, ये जग जाहिर है। गुजरात की राजनीति को जानने समझने वाले जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जानने समझने वाले जानते हैं, कई नेता भी जानते हैं। आखिर कौन है वो अमित शाह का करीबी मंत्री और मोदी के किस करीबी नेता के चक्कर लगा रहा है और क्यों लगाना पड़ रहा है, ये बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तथ्यों को एक एक करके आपके सामने रखूंगा। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है और विदेश से जब आएंगे तो उन मंत्री के भाग्य का फैसला होना है। फिलहाल तो अधिकारियों के स्तर पर उसको निपटा दिया गया है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। इस बड़ी स्टोरी से जुड़े तथ्यों को एक एक करके आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिए और 2-4 लोगों तक इसको बढ़ा भी दीजिए। और सबसे जरूरी अपील कि अगर आप मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए, मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। इसमें बहुत ज्यादा राशि आपकी खर्च नहीं होती है। और इशारा तो मैंने कर दिया था शुरुआत में, अब मोटे तौर पर बता देता हूं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के 4 निजी स्टाफ को बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया। यह खबर तो पुरानी हो गई है, लेकिन तमाम लोग इस खबर के पीछे की कहानी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 12 साल में पहली बार किसी मंत्री के करीबी 1, 2, 3 नहीं 4 अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई कि एक साथ 4 निजी अधिकारियों को बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया और उसके बाद वो मंत्री भागे भागे फिर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हम और आप सब जानते हैं, संगठन का नेता माना जाता है। अमित शाह उनको चुनावी राज्यों में लगाते रहते हैं। कई जगह उन्होंने रिजल्ट भी बड़े अच्छे दिए हैं, हालांकि सब जगह रिजल्ट अच्छे नहीं दिए हैं, लेकिन जब आपकी छवि बनाई जाती है तो उन बातों को उठाया जाता है जिससे आपकी छवि अच्छी बने। तो जहां जहां उन्होंने जिताया वहां वहां उनकी छवि बनी। उसके बाद पहले राज्यसभा थे, फिर लोकसभा का चुनाव लड़े और लोकसभा का चुनाव उस सीट से लड़े। योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय से आने वाले महंत चांदनाथ जिस अलवर से सांसद थे, पहले उनका टिकट का मतलब उनको विधायकी का चुनाव लड़ाया गया और जब उन्होंने सांसदी छोड़ दी तो उसके बाद भूपेंद्र यादव वहां से पिछला लोकसभा चुनाव 2024 का लड़े और जीते। लेकिन कई तरह के किंतु परंतु है। योगी आदित्यनाथ कितने ताकतवर है हम और आप जानते हैं। इस देश के कई बड़े राज्यों में नाथ संप्रदाय कितना ताकतवर और कितना प्रभावशाली है, ये हम और आप जानते हैं। पता नहीं उस मामले का इससे कोई लेना देना है या नहीं, इसके बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं तो ठोस तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। 2-3 बड़े गजब हादसे हो गए। आप ये देख लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं, और फिर जो आखिर कौन सा ऐसा मामला था जो बिल्कुल अंतिम कड़ी बन गया और उसके बाद कहां कहां भागे फिर रहे हैं भूपेंद्र यादव, ये आपके सामने रखूंगा। वो 4 लोग कौन है, क्या नाम है, क्या पद पे थे, कहां गए, अब ये बताने का चूंकि काफी पुरानी खबर होगी इसलिए उसको बताने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। हुआ क्या था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पचपदरा में एक बड़ा रिफाइनरी का कार्यक्रम था कुछ महीने पहले का। अचानक आग लग गई।
वहां पे एक बड़ा हादसा हो गया प्रधानमंत्री के राजस्थान के दौरे पर जाने से पहले। ये पचपदरा रिफाइनरी का जो कार्यक्रम था उसमें बड़ा हादसा हो गया। इस वजह से लगभग 2.5 महीने ये प्रधानमंत्री का कार्यक्रम डिले हो गया। देखिए, हादसा हुआ था 20 अप्रैल को दोपहर में, और इस हादसे की वजह से पूरा कार्यक्रम डिले हो गया। उसके बाद 74 दिनों बाद, गौर कीजिएगा, 74 दिनों बाद 4 जुलाई को फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए राजस्थान पहुंचते हैं, करते भी हैं, लेकिन उससे पहले या उससे जुड़ा कई बड़े बवाल एक साथ एक एक करके आने लगते हैं। उसमें कई लोगों का नाम इसमें आता है। पहले बात तो बता दूं कि मैंने कहा कि सब अपने अपने खेमे बना लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक दूसरे के करीबी है, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि दोनों ही नेताओं के अपने अपने खेमे हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 4 जुलाई को पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन के समय जो विवाद हुआ, उससे पहले जरा मैं अप्रैल वाला वाक्य बता देता हूं। अप्रैल में जब ये मामला हुआ, उसके बाद बड़ा हाहाकार मच गया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले इस तरह का कैसे हुआ? फिर पीएमओ की तरफ से एक मैसेज भेजा गया राजस्थान की सरकार को कि आप वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, मतलब उस जिले के जितने अधिकारी है उन सबको वहां से हटाइए, उन सबको विदा कीजिए। अब राजस्थान के बारे में ये कहा जाता है, चूंकि राजस्थान के अलवर से ही लोकसभा सांसद है भूपेंद्र यादव, और उन्होंने छवि ऐसी बना रखी है, कुछ हद तक वो सही भी है, कि वो नंबर 2 के काफी करीबी है, तो उनकी बात कोई टालता नहीं है। राजस्थान की सरकार में भजन लाल शर्मा, जो नए नवेले अगर कोई आते तो उन पर हावी होने की कोशिश हर व्यक्ति करता है, तो राजस्थान की सरकार में जब से भजन लाल शर्मा आए हैं, भूपेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है कि वो अपने लोगों के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही के माध्यम से वो राजस्थान की सरकार को कंट्रोल करते हैं। कई बार भजन लाल शर्मा भी बेबस नजर आते हैं, और ये बात कई बार कही जाती है कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी पर भजन लाल शर्मा का जो प्रभाव है, जो पकड़ एक मुख्यमंत्री के तौर पर होना चाहिए, वो नहीं है। भैया दिल्ली में आकर बैठे हैं तो कहां से प्रभाव होगा जयपुर में बैठे हुए मुख्यमंत्री का? तो वहां मुख्यमंत्री खुद जानते समझते थे कि भैया क्या करना चाहिए, किनसे बात करनी चाहिए, और एक छवि बनी हुई थी। तो जब पीएमओ से कहा गया कि भैया उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को हटाइए, तो उसके बाद मुख्यमंत्री के पास वो मामला पहुंचा, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं एक बार भूपेंद्र जी से पूछ लेता हूं। भूपेंद्र जी से उन्होंने कहा, पूछने के अंदाज में नहीं, बताने के अंदाज में कि ऐसा ऐसा संदेशा आया है। अब भूपेंद्र यादव ने कहा कि ठहर जाइए, मैं एक बार बात कर लेता हूं, मैं बात कर लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो बात करते रहे, कोई नतीजा आया नहीं, कुछ बताया नहीं, सब कुछ एज इट इज चलता रहा। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पहुंचे, और मैं दिन आपको बता देता हूं, 74 दिन बाद वो 4 जुलाई को पहुंचे, तो वहां पर वो पौधे वाला विवाद हो गया, याद है आपको, पीपल वाला। और उसके कारण मतलब आप समझ लीजिए कि बीजेपी पर आप किसी भी तरह का आरोप लगाते रहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को अपना ट्वीट जो है वो डिलीट करना पड़ा। ये शायद इससे पहले ही कभी हुआ हो, मुझे तो याद नहीं आ रहा, अगर आपको याद आ रहा हो तो बता दीजिएगा। प्रधानमंत्री ने लगाया पीपल का पौधा, उनको बताया गया खेजड़ी का पौधा, और खेजड़ी उन्होंने मंच से भी अनाउंस कर दिया, तस्वीरों को पोस्ट भी कर दिया। बाद में पता लगा, हंगामा मचा, हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के तमाम अन्य नेता सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, तो प्रधानमंत्री को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो उनका गुस्सा था वो आपे से बाहर हो गया। अब इसमें कई तरह की चीजें, कई तरह के तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से बाकायदा बताया गया था स्थानीय प्रशासन को कि प्रधानमंत्री खेजड़ी का पौधा लगाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने कहा फोटो के हिसाब से नहीं, खेजड़ी का पौधा अच्छा नहीं लगेगा फोटो के हिसाब से, तो हम पीपल का लगा देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से बार बार कहा जाता रहा, मुख्यमंत्री कहते रहे कि मैं बात कर लूंगा, बात कर लूंगा। अब मुख्यमंत्री ने, हो सकता है प्रधानमंत्री कार्यालय में बात ना की हो सकता है हम पहले की तरह ही मुख्यमंत्री ने भूपेंद्र यादव तक बात करके उसको छोड़ दिया हो, भूपेंद्र यादव ने कहा हो कि ठीक है मैं देख लेता हूं, या भूपेंद्र यादव के कार्यालय ने कहा हो मैं देख लेता हूं। तो यह हो गई भयंकर बेइज्जती। इसके अलावा वहां सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हो गया। पता लगा कि एक कोई दागी अपराधी था, उनको प्रधानमंत्री से मिलवा दिया गया उस कार्यक्रम में, तो सुरक्षा का भी उल्लंघन हो गया। कार्यक्रम की जिस तरह से रूपरेखा स्थानीय प्रशासन ने तय की, जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले इन्फ्लुएंसर बुला लिए गए, तस्वीरें, फोटो, वीडियो, ये सब चीजें बाहर आ गई। एसपीजी सिक्योरिटी ने इस पर ऐतराज जताया,
और जब ये पीपल और खेजड़ी वाला विवाद हुआ, इसमें स्थानीय प्रशासन, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भूपेंद्र यादव का कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, ये तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी। और ऊपर से नीचे मैसेज पहुंच रहा था, नीचे से बीच में पहुंच रहा था, बीच वाले नंबर 2 पर पहुंचाना चाह रहे थे, नंबर 2 कह रहे थे कि मैं बात कर लूंगा, जैसे वो अधिकारियों के हटाने के मामले में हुआ। फाइनली वो बात हो नहीं पाई, प्रधानमंत्री कार्यालय तक ये कन्वे हो नहीं पाया, और नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने मंच से भी बोल दिया कि एक पेड़ मां के नाम में खेजड़ी का पौधा मैंने लगाया, और उनका गुणगान पूरा कर दिया कि राजस्थान के लिए पौधा कितना मायने रखता है। और जो तस्वीर के साथ जो पोस्ट किया वो भी खेजड़ी, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय को बताया ही नहीं गया। अब ये मत आप पूछिएगा कि प्रधानमंत्री का नहीं पहचान पाए। हमने पहले भी एक शो किया था जिसमें मैंने बताया था कि शायद प्रधानमंत्री के स्तर पर भी अपनी गलती तो थी, लेकिन गलती अपनी कौन मानता है। और पोस्ट जाहिर सी बात है कि कोई और करता है, जिसके पास भाषण की कॉपी थी उसने उस हिसाब से पोस्ट कर दिया। जब ये पूरा मामला हो गया और जब पोस्ट डिलीट करना पड़ा प्रधानमंत्री को, तो फिर पीएमओ से जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब तलब किया गया, इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई। और जब ये पूरी रिपोर्ट मांगी गई तो एक के बाद धागे खुलते चले गए। ये भी पूछा गया कि पहले अधिकारियों पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर उसमें भूपेंद्र यादव का नाम आया। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से भूपेंद्र यादव से पूछा गया, अब मंत्री अपनी जिम्मेदारी तो लेता नहीं है, उन पर आरोप लगते हैं कि राजस्थान का प्रशासन वो चलाते हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं, नंबर 2 से करीबी होने का दावा करते हुए वो मुख्यमंत्री को अपने फैसले मानने के लिए मजबूर करते हैं, और वहां के ब्यूरोक्रेसी में भी उन्होंने अपने आदमी तैनात कर रखे हैं। ये तमाम आरोप लगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जब पूछा तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, ऐसा दखलंदाजी तो कोई नहीं है। लेकिन जब ये गड़बड़ी और इन सब चीजों का पूछा गया कि भाई आपके लोग इस तरह की बातें कहते हैं, ये फैसले आपके नाम पे करवाए जाते हैं, इन लोगों को यहां से वहां तैनात किया गया, तमाम चीजें पूछी गई, तो भूपेंद्र यादव ने उसका ठीकरा जो है वो अपने अधिकारियों पर फोड़ दिया। और नाराज प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय को संतुष्ट करने के लिए उन चारों अधिकारियों का, करीबी अधिकारियों को एक तरह से रुखसत कर दिया गया, और बाकायदा उसकी कॉपी जो है वो सीसी के तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी भेज दी गई और डीओपीटी भी भेज दी गई। लेकिन क्या यह मामला खत्म हो गया? भूपेंद्र यादव जानते और समझते हैं कि यह मामला खत्म नहीं हुआ। तो जैसे ही ये ऑर्डर जारी हुआ, वो तुरंत पहुंच गए राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो कि दिल्ली के दौरे पर ही थे, भजनलाल शर्मा से मुलाकात करने के लिए। जाहिर सी बात है कि मैनेज करना भी एक उद्देश्य रहा होगा कि भैया ऊपर शिकायत मत करना, ऊपर हो सकता है तुमसे बुला के पूछे तो मत करना शिकायत। लेकिन उनको ये समझ में आ रहा था कि प्रधानमंत्री के सोर्सेस कई होते हैं, मतलब वो कई तरीकों से, कई अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब अगर एक बार प्रधानमंत्री के मन में ये बैठ गया कि भूपेंद्र यादव मुख्यमंत्री ना होने के बावजूद भी राजस्थान को मुख्यमंत्री के तौर पर चला रहे थे, भजनलाल शर्मा को स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करने दे रहे थे, उनके शासन प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे थे, और यहां तक कि प्रधानमंत्री कार्यालय से जो निर्देश भजनलाल शर्मा को दिए गए थे उस निर्देश को भी टालने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो प्रधानमंत्री इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अमित शाह का हाथ पकड़कर जो भारतीय जनता पार्टी में राजनीति की तरक्की दर तरक्की सीढ़ियां चढ़ते चले गए, जब मुसीबत फंसे, उनको लगा कि अब अमित शाह नहीं बचा पाएंगे, तो वो पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मंत्री, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के पास। गुजरात की राजनीति को जानने समझने वाले, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जानने समझने वाले ये बखूबी समझते हैं कि सीआर पाटिल गुजरात से आते हैं, गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन वो अमित शाह की बजाय नरेंद्र मोदी के ज्यादा करीबी है, और गुजरात से कई तरह की इंफॉर्मेशन नरेंद्र मोदी जो है वो सीआर पाटिल के जरिए मंगाते हैं, और उनके इंफॉर्मेशन के सोर्स पर वो ज्यादा भरोसा करते हैं। तो पहुंच गए भूपेंद्र यादव सीआर पाटिल के पास भी। ये खलबली है। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मैनेज करना चाहते हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी के करीबी सीआर पाटिल तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रधानमंत्री जैसे ही विदेश दौरे से वापस आएंगे, इस मामले की वो रिपोर्ट लेंगे, और फिर छुट्टी की नौबत भी आ सकती है। अगर मंत्रिमंडल फेरबदल के समय इस्तीफा देने को कहा गया तो शायद इज्जत थोड़ी सी बच सकती है, लेकिन अगर उससे पहले ही इस्तीफा देने को कह दिया गया तो फिर बचाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। कल तक जो लोग सलाम ठोकते थे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हो, जब सबको ये पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री इनसे नाराज थे, गुस्से में थे, इसलिए इनको मंत्री पद से हटा दिया, तो फिर वही लोग जो उनको सलाम ठोका करते थे, फिर वो उनकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करेंगे, उनके सलाम का जवाब देना तक पसंद नहीं करेंगे। भूपेंद्र यादव इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। तो क्या बात बनेगी? क्या भूपेंद्र यादव बचेंगे? 4 तो नप गए,
क्या भूपेंद्र यादव मंत्री बने रहेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को आलाकमान ने चुना, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने चुना, वो भजनलाल शर्मा इतनी दहशत में क्यों रहते थे? सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। और फिलहाल तो वो बच गए हैं, क्योंकि मोदी और शाह अपने चुने हुए मुख्यमंत्रियों को इतनी जल्दी नहीं हटाते हैं, लेकिन वो कब तक बचे रह पाएंगे, ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि इस पूरे मसले पर आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये खबर कैसी लगी। हर तरफ अलग अलग चीजें आ रही है, अलग अलग बातें आ रही हैं। सोर्सेस के हवाले से जो कुछ हम पता कर सकते थे उसको तथ्यों के साथ मैंने आपके सामने रख दिया है। फैसला आपका है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 2-4 लोगों तक हमारी ये वीडियो फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा। और सबसे जरूरी अपील कि अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। इसमें बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। तो मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।